फिजिक्स का वही चैप्टर नंबर 21 और लेक्चर नंबर 3। इसमें पहले कुछ मासेस की बात रह गई थी जो पहले पेज पर है, पहले आर्टिकल में है, जो स्मार्ट सिलेबस में तो शामिल नहीं था, लेकिन वो मासेस केमिस्ट्री वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होने चाहिए। तो वो मासेस हम पहले उनको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। जो नंबर्स हैं जो आपने उसके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। फिर उसके बाद हम आर्टिकल पर आएंगे न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। मासेस की बात कर लें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वगैरह के मासेस केजी में भी और एटॉमिक मास यूनिट में भी। पहले नंबर पर मास ऑफ द प्रोटॉन 1 केजी में लिख रहा हूँ। 1 इसका एक नंबर 1 पॉइंट आ गया जनाब, हाँ जी, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg और मास ऑफ द न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास तो जो आपको पता ही है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो बहरहाल इलेक्ट्रॉन की बात तो रहेगा, हमने तो इस चैप्टर में सिर्फ जिक्र करना है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो आमतौर पर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इक्वल मास की कंसीडर करते हैं, लेकिन यहां से हमें पता लग रहा है कि एग्जैक्टली ये इक्वल नहीं है। दोनों न्यूट्रॉन स्लाइडली हैवियर है और प्रोटॉन स्लाइडली लाइटर है। उसके बाद अगले नंबर पर देखिए, ये जो मासेस हमने लिखे हैं ये केजी में है और ये बहुत स्मॉलर मासेस हैं। तो इतने स्मॉल मास के लिए एक और हमने यूनिट बनाया हुआ है जिसको हम नाम देते हैं एटॉमिक मास यूनिट का, जिसको आमतौर पे यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके सिंबल को, उसके यूनिट को, एटॉमिक मास यूनिट। इसका स्केल देख लें कि ये कैसे बनाया गया है। बात इस तरह की गई है कि कार्बन 12 जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप कहलाता है पीरियोडिक टेबल में, कार्बन 12। तो एक कार्बन का मास लेकर उसको जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उस आंसर को हम नाम देंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये एक एटॉमिक मास यूनिट मेजर करने का तरीका आ गया। दोबारा सुने, कार्बन 12 जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है पीरियोडिक टेबल में, उसके एक एटम का मास लेकर उसको जब हम 12 से डिवाइड करेंगे द आंसर ऑब्टेन्ड विल बी कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट और ये आंसर आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आ गई। अब इन्हीं मासेस को हमने एटॉमिक मास यूनिट में भी रिप्रेजेंट करना है, याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव में अगर हमसे पूछा जाए तो हमें पता हो। तो प्रोटॉन का मास है एटॉमिक मास यूनिट में 1.007276 एटॉमिक मास यूनिट। न्यूट्रॉन का है 1.00865 एटॉमिक मास यूनिट और इलेक्ट्रॉन का है 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये मासेस जो रह गए थे पहले दिन ही हमें बोल देने चाहिए थे। बहरहाल उनकी वैल्यूज अब, और जैसे बार बार कह रहे हो, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखने हैं। ये तो बात हो गई मासेस की। फिर उसके बाद हम आर्टिकल पर आते हैं। रेडियो एक्टिविटी हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, उसी को ही हम कंटिन्यू करने लगे हैं। और जैसे कहा था कि एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एमडी कैट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब इसमें हमारे पास हेडिंग है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन का आम लफ्जों में मतलब समझ लें रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जिसके नतीजे में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होगा, उसमें क्या चेंज आएगी वही हमने बारी बारी समझना है। हमने रेडियोएक्टिविटी में पढ़ा था कि 3 तरह के रेडिएशन
तीन तरह की एमिशन होती है, अल्फा जो रिजेंबल करता है हीलियम न्यूक्लियस को, बीटा जो रिजेंबल करता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को, और गामा जो फोटॉन है, चार्जलेस और मासलेस, और ये रेडिएशन है, एनर्जी है। तो इन्हीं की वजह से अलग अलग चेक करेंगे कि जब अल्फा मिट होगा तो एलिमेंट में क्या तब्दीली आएगी, जब बीटा और जब गामा। अब पहले नंबर पर अगर हम इस तरह रिप्रेजेंट कर दें कि ये एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड X कोई भी हो सकता है जिसका चार्ज Z और मास A, और ख्याल रहे हम फिर शुरू में अल्फा एमिशन पढ़ रहे हैं कि अल्फा की वजह से क्या चेंज आ रही है। तो बहरहाल ये एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड X जिसका चार्ज Z था और मास A, जब इसने अल्फा एमिट किया, अल्फा का मतलब हुआ 2He4, जब एमिट किया तो इस तरह नया एलिमेंट बनेगा। नया एलिमेंट जिसे Y से रिप्रेजेंट कर दे, तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इनमें चार्ज नंबर और मास नंबर सेटिस्फाई रहने हैं। देखिए दो चार्ज नंबर अल्फा की वजह से एमिट हो गए, टोटल थे Z में से जब दो निकल गए तो बाकी जो बचेंगे वो होंगे इस नए एलिमेंट Y के। इसी तरह टोटल मास नंबर A थे, 4 अल्फा के साथ एमिट हो गए, तो बाकी जो बचेंगे वो इस Y के होंगे। अब ये जो एक्चुअल एलिमेंट था रेडियोएक्टिव, इसको हम नाम देते हैं पेरेंट न्यूक्लियाइड, और जो नया बनता है इस नए को हम नाम देते हैं डॉटर न्यूक्लियाइड। तो इस तरह इस रेडियोएक्टिविटी के जरिए से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्जन होती है। ख्याल रहे केमिकल रिएक्शन की वजह से एलिमेंट चेंज नहीं होता, केमिकल रिएक्शन की वजह से बॉन्ड बनते हैं और टूटते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एक्चुअल होगा वो पेरेंट, जो नया बनेगा वो डॉटर। और इसकी आप टिपिकल एग्जांपल लेते हुए, बुक को ही फॉलो करते हुए, बुक ने अल्फा मिशन के लिए एग्जांपल दी है रेडियम की। रेडियम जिस पे चार्ज 88, मास नंबर 226, जब ये अल्फा मिट करेगा 2He4 तो नया बनता होता है रेडॉन, और रेडॉन का चार्ज 86, मास आ गया 222। तो ये अल्फा मिशन की एक एग्जांपल। फिर इसी में ही हम एक बोलते हुए लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस न्यूक्लियर रिएक्शन के जीवन में, वो भी उसका भी जिक्र करते चले जाए। देखें पीरियोडिक टेबल में जो हमने अरेंजमेंट की हुई है वो चार्ज नंबर या मास नंबर के मुताबिक वो हमने अरेंजमेंट की हुई है चार्ज नंबर के मुताबिक। चार्ज नंबर के जैसे जैसे इंक्रीज होते चले जाएंगे एलिमेंट आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अब यहां पर जब पेरेंट न्यूक्लियाइड ने अल्फा मिट किया तो जो डॉटर बना उसका चार्ज 2 कम हो गया। तो पीरियोडिक टेबल में अब ये जो डॉटर एलिमेंट आया है इसकी पोजीशन क्या होगी, ये कहां जाएगा, पेरेंट से आगे या पेरेंट के पीछे, वापस, ये वापस आएगा। कितने प्लेसेस, 2 प्लेसेस वापस मूव कर जाएगा। तो इसी बात को हम लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि बाय या ड्यू टू द अल्फा मिशन द डॉटर न्यूक्लियाइड फॉर्म मूव बैकवर्ड 2 places in the periodic table। ये तो लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात थी, अल्फा मिशन हो गया। अब हम आते हैं बीटा मिशन पर। हाँ जी, बीटा जिसको हमने कहा था रिजेंबल करता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को। पहले जनरल इक्वेशन लिखते हुए कि अगर ये एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड X जिसका चार्ज Z, मास A, इसने जब बीटा नेगेटिव एमिट किया तो जो नया एलिमेंट डॉटर न्यूक्लियाइड बनेगा Y, उस पे चार्ज 1 बढ़ जाएगा और मास सेम रहेगा। तो अभी हम जिक्र कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट का, वो यही पर पहले जिक्र कर दे कि अब बीटा मिशन की वजह से
जो डाटा न्यूक्लियाइड बनेगा पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन इट विल मूव वन प्लेस अहेड, आगे या फॉरवर्ड मूव कर जाएगा डाटा न्यूक्लियाइड एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट न्यूक्लियाइड। ये लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसकी एग्जांपल पढ़ते हुए जो बुक में है उसी को फॉलो करते हुए थोरियम 90 और 234 है शायद, हाँ जी 234, इसने जब बीटा नेगेटिव अमिट किया तो बना प्रोटेक्टेनियम Pa जिसपे चार्ज आ गया 91, मास आ गया 234। ये एग्जांपल हो गई इस बीटा मिशन की। अब यहां पर एक और बात, कि ये जो बीटा नेगेटिव अमिट हो रहा है, नेगेटिव पार्टिकल अमिट हो रहा है, ये कैसे अमिट हो गया? जबकि हमने तो कहा था कि न्यूक्लियस को हमने पढ़ना है, न्यूक्लियस में सिर्फ या तो पॉजिटिव प्रोटॉन या न्यूट्रल न्यूट्रॉन, तो ये नेगेटिव कैसे अमिट हो गया? अब इसका आंसर देखिए, ठीक है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों स्टेबल हैं, लेकिन कुछ रीजन की वजह से, कुछ वजूहात की वजह से ये और जो पढ़ाई जाती है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ रीजन की वजह से कन्वर्जन करते हैं, एक से दूसरे में चेंज हो जाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाएगा। अब जब ये कन्वर्जन होती है तो सारे जो हमारे पास कंजर्वेशन लॉज हैं उन्हें ओबे करना होता है। तो यहां पर वही चेक करते हुए कि अगर किसी वजह से न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ है, न्यूट्रॉन जिसपे चार्ज 0 और मास नंबर 1 है, अगर ये कन्वर्ट हुआ है प्रोटॉन में, प्रोटॉन जिसपे चार्ज +1 और मास भी +1। अब देखो मास नंबर तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन चार्ज नंबर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। लेफ्ट पे चार्ज पॉजिटिव 0 है और राइट पे चार्ज +1 है। तो होता ये है कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो साथ ही बीटा नेगेटिव ये एक नया पार्टिकल प्रोड्यूस होता है और एक एंटी न्यूट्रिनो, इसको एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, ये उसका सिंबल, ये एक और रेडिएशन है, ये भी अमिट होती है। तो दोबारा सुन लें कि जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा किसमें? प्रोटॉन में, तो क्या प्रोड्यूस होगा? बीटा नेगेटिव और न्यूट्रिनो। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा, लेकिन ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकते, ये बाहर अमिट हो जाएंगे और इस तरह हम कहेंगे बीटा अमिशन हुई है। अब इसी को थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर लेते हैं। सपोज करें कि ये है एक न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में ये 3 प्रोटॉन है और ये 4 न्यूट्रॉन है। 3 प्रोटॉन, ये सिर्फ एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है। टोटल न्यूक्लियॉन्स इसमें कितने हुए? 7 हुए। टोटल न्यूक्लियॉन्स 7 है। अब इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है, ये न्यूट्रॉन अगर कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होना जा रहा है, तो जब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, ये उसी तरह ये 3, ये भी वही न्यूट्रॉन 3, ये जो कन्वर्ट होगा, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, साथ ही बीटा नेगेटिव और गैमा प्रोड्यूस, एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस हो गया। अब ये बीटा और एंटी न्यूट्रिनो जो प्रोड्यूस हुए हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकते, ये तो बाहर अमिट हो जाएंगे और इस तरह हम कहेंगे बीटा अमिशन हो गई है। साथ ही आप दोबारा देखें, पहले इसमें टोटल न्यूक्लियॉन 7 थे, अब भी 3 और 3 6 और 1 7, टोटल न्यूक्लियॉन अब भी वही 7 है, मास नंबर वही रहेगा।
पहले इसमें प्रोटॉन 1 2 3 सॉरी न्यूट्रॉन 1 2 3 4 थे, लेकिन अब न्यूट्रॉन क्या हो गए 3 हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ बीटा मिशन की वजह से एक न्यूट्रॉन कम हो जाता है। अब प्रोटॉन पर आ गए, प्रोटॉन पहले 3 थे, अब ये 3 और 1 4 हो गए। तो इस तरह प्रोटॉन नंबर 1 बढ़ गया, प्रोटॉन 1 बढ़ जाता है, न्यूट्रॉन 1 कम हो जाता है और मास नंबर सेम रहता है ड्यू टू बीटा एमिशन। ये थोड़ी सी डिटेल थी बीटा एमिशन की। अब लास्ट में आ गए गैमा। गैमा जैसे आपको बताया कि ये चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल फोटोन है जो हमेशा मूव करेगा स्पीड ऑफ द लाइट से, हाई एनर्जी ये रेडिएशन। और जैसे हमने दूसरी रेडिएशन पढ़ी थी लास्ट चैप्टर नंबर 20 में, तो ये भी उसी तरह एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन वगैरह की वजह से प्रोड्यूस होती है कि न्यूक्लियस किसी तरीके से भी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली उसने, एक्चुअल जो उसके पास थी उससे ज्यादा। तो एब्सॉर्ब करने का मतलब ये हुआ कि अब एक्साइटेड स्टेट में है और जाहिर है वहां पर ये अनस्टेबल हो जाता है। एक्साइटेड स्टेट में कोई एलिमेंट ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। तो जब ये डी एक्साइट होगा तो अमिट करेगा रेडिएशन कि जो इसने एनर्जी अब्सॉर्ब की थी वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन गैमा रेडिएशन अमिट कर देगा और इस तरह ये डी एक्साइट यानी स्टेबल स्टेट में दोबारा पहुंच जाएगा। तो गैमा या कोई भी रेडिएशन इस तरह हमें मिलती है। इसी बात को सिंबल में अगर रिप्रेजेंट करें तो इस तरह ये बनेगा कि x ये चार्ज z और मैस a और साथ ही ये स्टार जब ऊपर लगा हो तो ये इस एलिमेंट के साथ, तो ये इंडिकेशन होती है एक्साइटेशन की कि ये एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर चुका है। तो इस तरह अब ये एलिमेंट वापस जब डी एक्साइट होगा स्टेबल स्टेट में पहुंचेगा तो स्टार नहीं लगाना और वो स्टार यानी वो एनर्जी जो इसके पास थी इसने एमिट कर दी गैमा की सूरत में। तो ये गैमा डीके के बारे में। अब थोड़ा कंपेयर करते हुए देखिए कब एलिमेंट चेंज नहीं होगा, किस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से एलिमेंट में चेंज नहीं आएगी, तो आपने टिक करना है गैमा को। किसकी वजह से? सिर्फ चार्ज नंबर चेंज होगा, मास नंबर चेंज नहीं होगा। किस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से? वो बीटा मिशन की वजह से चार्ज नंबर चेंज होता है, मास नंबर चेंज नहीं होता। और किस न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से दोनों चेंज होंगे, चार्ज नंबर भी चेंज होगा और मास नंबर भी चेंज होगा। वो चेंज होते हैं अल्फा मिशन की वजह से। तो अल्फा की वजह से दोनों चेंज होते हैं, चार्ज नंबर और मास नंबर। बीटा की वजह से सिर्फ और सिर्फ चार्ज नंबर और गैमा की वजह से कोई भी चीज चेंज नहीं होती। तो इस तरह ये था न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। चलिए आज का लेक्चर इतना ही, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में।